जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी पूरी टीम वफाकी वज़रा और मुआवन खसूसी के साथ बैठ कर पूरे पाकिस्तान को कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल और लॉकडाउन के हवाले से बात करते हुए बताया। तो एक लम्हे को तो ये लगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सबको बता रहे थे कि क्या इम्पैक्ट आया लॉकडाउन का और मौजूदा सूरत हाल कोरोना की ख़ास तौर पर पाकिस्तान को लेकर है, तो लगता ये था कि शायद सूरत हाल कंट्रोल में है। और लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है, हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। क्योंकि हम जब कोरोना की सूरत हाल पर बात करते हैं, कोरोना के फिगर्स पर बात करते हैं, तो मैं अगर आपको ताज़ा तरीन नंबर्स बताता चलूँ तो जैसे कल मैंने तज़किरा किया था कि मंडे को मैंने जो आपको फिगर बताया था वो 13,000 था, ट्यूसडे को वो 14,000 हुआ, कल वेडनेसडे को वो 15,000 हो गया था, तो आज वो फिगर 16,000 तक पहुंच गया है। तो हर रोज़ तकरीबन 1,000 का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन 700, 800, 900 उसमें एडिशन हो रही है। तो ये एक क्रिटिकल सूरत हाल इसलिए है कि हम पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह दुनिया के बाकी मुल्कों ने किया है। पाकिस्तान में पहला कोरोना का केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था और उस वाक़े को भी अब 60 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 2 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन हम अपनी टेस्ट कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सके, जो एक हकीकत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो मीडिया पर आकर बार बार ये बताते हैं कि हम अपनी टेस्ट कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं, हम अपनी टेस्ट कैपेसिटी 30,000 पर डे पर ले गए हैं, ये भी बताया गया। लेकिन बतौर सहाफ़ी हम तो उसी चीज़ को मानेंगे जो चीज़ फिज़िकली परफॉर्म हो रही होगी। तो फिज़िकली हम टेस्ट उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। आज की डेट तक भी पाकिस्तान में जितने टेस्ट रिपोर्ट हुए, जो किए गए हैं, वो 1,74,160 हैं। 22 करोड़ आबादी के मुल्क में ये तादाद बहुत कम है। और इसके अगेंस्ट जिन लोगों को पॉजिटिव आया उनकी तादाद तकरीबन 16,000 तक है। और अगर दुनिया भर की जानिब हम देखें तो 32 लाख से ये नंबर जो है वो तजावुज़ कर चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार बता रहे थे लॉकडाउन को नरम किया जाएगा ताकि मामूलात ज़िंदगी बेहतर तौर पर चल सके। लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ, पाकिस्तान को क्या हुआ, दुनिया भर में इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, जो टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही थी वो क्यों प्रैक्टिकली नहीं बढ़ सकी, और जो बताया गया था कि इतने टेस्ट किए जाएंगे, वो टेस्ट ख़ास तौर पर पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में कहा गया था कि 5,000 टेस्ट यौमिया किए जाएंगे और पंजाब की जो टोटल कैपेसिटी है टेस्ट करने की वो 6,374 है, जिसमें प्राइवेट लैब्स भी शामिल हैं। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम अप्रैल के महीने के आखिरी हफ्ते की हम बात करते हैं तो 2,000, 2,500, 3,000 इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहा है। तो की वजह क्या है, क्यों टेस्ट को नहीं बढ़ाया जा रहा, टेस्ट कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया जा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे? क्योंकि डॉक्टर्स तो बार बार कह रहे हैं अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको नहीं पता लगेगा किस में कोरोना है और किस में नहीं है, और फिर आप महीने के एंड पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उतने केसेस नहीं सामने आए जितनी हम तवक्को कर रहे थे। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे, रमज़ान मुबारक का महीना है और हमेशा इस मुबारक महीने में एक शिकायत हम सबको होती है, और वो ये है कि जब भी आप बाज़ारों का रुख करते हैं, मार्केट्स जाते हैं, तो आपको महंगी चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ें जो आप सस्ती खरीद रहे होते हैं इस महीने में महंगी हो जाती हैं। फिर पहले रमज़ान बाजार लगा करते थे, अब वो सब्सिडी उन्होंने अकोमोडेट की थी यूटिलिटी स्टोर्स में, लेकिन आवाम तक सस्ती चीज़ें नहीं पहुँच रही। और वो जो 24 अप्रैल को आपने जिस रेट पर फ्रूट्स खरीदे थे, सब्जियाँ खरीदी थी, वो मैं आपको रेट्स भी बताऊँगा, वो महंगे हो गए, कुछ रेट्स तो 3 गुना भी हो गए। उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन है, कारोबार नहीं चल रहा। तो एक तरफ तो लोग उतना अर्न नहीं कर रहे, लेकिन रमज़ान के लिए उन्होंने जाके अपने रोज़मर्रा की चीज़ें लेनी है और वो भी महंगी लेनी है। तो ये भी हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए था, इस पर नहीं सोचा। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हिंदुस्तान में कोरोना का इल्ज़ाम एक मरतबा फिर वहाँ के मुसलमानों पर डाल दिया गया और कहा गया कि सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान में कोरोना फैलने की वो मुसलमान ही है। मुसलमान बहुत मिजरेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस पर हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बात की है। पाकिस्तान का मीडिया बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में इस इशू को हाईलाइट करते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सख्त दिनों में हिंदुस्तान की फोर्सेस की जानिब से बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये हालात किस सिमत जाएंगे, इस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब गरीदा फारूकी साहबा। गरीदा फारूकी साहबा बहुत शुक्रिया वक्त दे। और सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद शुएब साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले गरीदा फारूकी साहब आपकी जानिब बढ़ रहा हूँ।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो उनकी बातें मैंने सुनी तो उससे तो मुझे लगा कि हालात बहुत नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और जो फील्ड रिपोर्टिंग है और फील्ड को ऑब्जर्व करके नज़र आती है वो ये है कि शायद हालात इसके बरक्स हैं, हकायक कुछ और बता रहे हैं। अगर साथ में हम एहसास प्रोग्राम की बात करें जो कि इस वक्त बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन लोगों के लिए जो घर बेरोज़गार बैठे हैं। सानिया निसार साहबा कहती हैं कि वो बड़े फास्ट अंदाज से लोगों तक इमदाद पहुंचा रहे हैं और उसको इंडोर्स भी कर दिया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों तक, मुस्तहकीन तक इमदाद पहुंच रही है। जरा मैं चाहूंगा इस पे एक ओवरव्यू आपका ले लूं। जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आपका। और जो आपने फिगर्स कोट की हैं, जाहिर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक फिगर्स हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो 20,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। अगले 2-3 दिन लगेंगे जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं कि हम देखेंगे पाकिस्तान में 20,000 केसेस की भी फिगर क्रॉस हो जाएगी। जो डेथ्स हैं वो जैसा कि आपने बताया पिछले सिर्फ 24 घंटों के दौरान 19 मेरा ख्याल है कि डेथ्स हुई हैं, और इस वक्त जो टोटल केसेस हैं वो शायद 1,70,000 जिस तरह से आपने बताया। तो 22 करोड़ की आबादी में से आप मैक्सिमम अगर लगा लें कि आपने 2 लाख टेस्ट किए हैं 22 करोड़ की आबादी में से, तो ये एक छोटी सी यूनियन काउंसिल थी, एक यूसी भी नहीं बनती। एक यूसी की आबादी भी 1-2 लाख से ज्यादा होती है। तो पूरे पाकिस्तान में आपने करोड़ों की आबादी में से एक यूसी के बराबर भी आपने जो है फिलहाल टेस्ट नहीं किए। तो इस वक्त सूरत हाल तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, सूरत हाल बहुत एबनॉर्मल है, सूरत हाल इस वक्त बहुत खौफनाक है, बहुत परेशान कुन है। लेकिन जो वज़ीर आज़म ने जिस तरह से अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने अवाम को आगाह किया है, तो वज़ीर आज़म का मेरा ख्याल है कि नीयत उनकी ये है कि लोगों में पैनिक ना जाए। वो चाहे उसके लिए उन्हें बहुत सी बातें ऐसी भी करनी पड़ती हैं कि जिसपे मीडिया सवालात उठाता है, जिसपे सोशल मीडिया मजाक भी बनाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म की नीयत शायद ये है, मैं फिर भी उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, मेरा ख्याल है कि उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि सूरत हाल कितनी गंभीर है, सूरत हाल कितनी खौफनाक है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म आके टीवी पे बोलना शुरू कर देगा कि वाकई बहुत खौफनाक सूरत हाल है, वाकई मुल्क इस वक्त बहरान में आ गया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौम की हालत क्या होगी, फिर कौम में कितना बड़ा पैनिक होगा। लेकिन हकाइक से चश्मपोशी तो नहीं की जा सकती। हम हकाइक पर तो रहेंगे ना गरीदा। अगर हम टेस्ट ही नहीं बढ़ा सके, भाई 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। देखिए अदनान, हकाइक से चश्मपोशी नहीं हो रही क्योंकि हकाइक आपके सामने हैं। इस वक्त तमाम फिगर्स आ रही हैं और मुख्तलिफ पैरेलल एवेन्यूज के साथ आ रही हैं। हुकूमत की अपनी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको डेली की बुनियाद पे, बल्कि मिनट्स की बुनियाद पे, हर लम्हे हर सेकंड की बुनियाद पे आपको अपडेट कर रही हैं। तो हकाइक तो सबके सामने हैं। आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि जी 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ हमने चंद लाख टेस्ट किए हैं, जो कि 0.000% भी नहीं बनती। तो हकाइक तो हम सबके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत हकाइक से चश्मपोशी कर रही है। हुकूमत की इस नीयत पे हम जरूर सवालात उठा सकते हैं, या हम हुकूमत के तरीका कार पे सवालात उठा सकते हैं कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है आखिर। बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, गॉट द पॉइंट। डॉक्टर खालिद रंधावा साहब है मेरे साथ। ये कोरोना सेंटर जो कि यूरालॉजी सेंटर रावलपिंडी में बनाया गया है, जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों को रखा जाता है, फिर उनको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने लोग आपके सेंटर से सेहतयाब होकर अपने घरों को माशाल्लाह लौट चुके हैं और कितने इस वक्त एडमिट है। पहले तो ये नंबर बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में लेने पे। इस वक्त तक हम कुछ तकरीबन 300 से ज़ायद केस की एंटरटेन कर चुके हैं, जिनमें से 145 आज की तारीख तक घरों को जा चुके हैं सेहतयाब होकर, और तकरीबन कोई 180 के करीब हमारे पास इस वक्त भी दाखिल है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जरा सवाल की जानिब आ जाता हूँ। सवाल कोरोना वायरस के टेस्ट के हवाले से है। मुझे याद है कि हम शायद 1 महीना पहले आप मेरे प्रोग्राम में थे, तब हम टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाने की बात की थी। लेकिन टेस्ट कैपेसिटी जो जिन नंबर्स को बताया जा रहा है, फॉर एग्जांपल पंजाब में मेरे पास सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि पंजाब के पास कैपेसिटी है 6,374 टेस्ट पर डे करने की। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब इन्होंने पूरे टेस्ट किए हों, और कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम इन्होंने 5,000 टेस्ट भी किए हों। तो कहीं इन्होंने 2,345, मतलब मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने 20 अप्रैल को किए 2,345 टेस्ट, 21 अप्रैल को किए 2,221 टेस्ट, 23 अप्रैल को पूरे सूबे में 1,832 टेस्ट, 24 अप्रैल को 2,079 टेस्ट,
और 25 अप्रैल को टेस्ट की तादाद 2000 से भी कम होकर 1755 रह चुकी थी। और इसी तरह मतलब आज की तारीख तक 2000 सवा 2000 टेस्ट हो रहे हैं। सर इतने कम टेस्ट होते रहे तो फिर तो हमें नहीं पता लग सकेगा कि किस में कोरोना है और कौन कोरोना करियर है, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है डॉक्टर साहब। एक हद तक तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतनी ही जल्दी जो है वो मरीज पे खो जाएंगे, और मरीज पे खोने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनको इलाज मुआवजे की जरूरत होगी, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि फर्दर ट्रांसमिशन जल्दी रुक जाएगी। अगर कोई केस लेट डिटेक्ट होता है तो वो अपने लिए तो शायद वो ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन वो दूसरों के लिए मसाइल का बायस बन सकता है। तो जो और ये एक ही तरीके से मुमकिन है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है वहाँ पे केसेस ज्यादा डिटेक्ट हुए हैं। जब इसका सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है अर्ली डिटेक्शन एंड आइसोलेशन। केस जब डिटेक्ट हो जाएगा, आइसोलेट क्वारंटीन में चला जाएगा, तो उसमें ये फायदा होगा कि उसका फर्दर ट्रांसमिशन रुक जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने इससे पहले अपनी तो कैपेसिटी काफी हद तक बिल्ड की है पहले से। रावलपिंडी में एटलीस्ट पहले से मोर ऑफ द डेली टेस्टिंग दुगनी से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जब मेरा से पहले प्रोग्राम हुआ था तो डेली नए 3 या 4 पेशेंट आते थे पॉजिटिव। इस वक्त तो उन्होंने एवरेज 15 से 20 आ रहे हैं। तो इट मीन टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है और टेस्ट हो भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इस बात को तो आप इंडोर्स कर रहे हैं कि टेस्ट कैपेसिटी यकीनी तौर पे बढ़ानी चाहिए पाकिस्तान को। इसमें तो कोई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनरल हमजा शुएब साहब के लिए जरूरी है। जनरल हमजा शुएब साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब लॉकडाउन को ऑलरेडी नरम कर चुके हैं, लेकिन हेलो जी जनरल साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन को मजीद नरम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो हमने किया गुज़श्ता 2 महीनों में, जिसमें 40 से ज्यादा दिन लॉकडाउन में रहे, पार्शल लॉकडाउन में भी रहे, क्या उसके रिजल्ट हमें हासिल हो पाए? एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये सर, बार बार हम अमेरिका की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, स्पेन की बात करते हैं, चाइना और ईरान की बात करते हैं कि वहां बहुत नुकसान हो गया, पाकिस्तान में नंबर्स कम हैं। लेकिन कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ कर ये नहीं बताते कि अमेरिका में इतने टेस्ट हुए थे, इतने पॉजिटिव थे, चाइना में इतने टेस्ट हुए थे, इतने पॉजिटिव थे, इटली स्पेन में इतने टेस्ट की तो बात ही नहीं करते। वो सिर्फ नंबर्स बता के कहते हैं देख लो कि हमारी सूरत हाल अमेरिका से, स्पेन से, इटली से बहुत बेहतर है। जनरल साहब अदनान, मैंने इस चीज पे थोड़ी तहकीकात की है। डॉक्टर साहब को भी मेरा ख्याल है थोड़ा डेटा जमा कर लेना चाहिए। मैंने 2-3 जगहों पे लाहौर में भी पता किया है। बात यह है कि इस वक्त मुल्क में 40,000 टेस्ट रोजाना की कैपेसिटी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिमेन आए 30,000 और आप 40,000 टेस्ट कर कैसे लेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। जनरल साहब क्लियर कीजिए। आप कह रहे हैं कि पेशेंट नहीं आए 30,000, ये कह रहे हैं आप? जो असल चीज ये है कि जो लोग जिनका टेस्ट किया जाना चाहिए वो कम आए हैं, कैपेसिटी आपकी ज्यादा है। अब आप जबरदस्ती तो सड़क पे जाते हुए आदमी को नहीं पकड़ेंगे। तो ये चीज भी देखने की है, क्या लोग आगे आ रहे हैं? असल चीज ये है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, कोई कांटेक्ट कर लेता है, कोई एक आदमी इन्फेक्टेड है, तो बहुत सारे लोग जिनको सिम्टम्स डेवलप नहीं होते वो इग्नोर कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता। और जब सिम्टम डेवलप होते हैं तो फिर वो भागता है। मैं जनरल साहब आपकी बात मान लेता हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जनरल अफजल साहब ने यही कहा कि मैं तहकीक की बात बता रहा हूँ सर। मैं आपकी बात को इंडोर्स कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि नहीं आ रहे लोग जो कह रहे हैं कि मुझे कोरोना का खदशा, मुझे टेस्ट कर लीजिए। तो भाई एक प्लान दे दीजिए ना कि आप कह दीजिए कि हमारे पास एवरेजली 10,000 लोग आ रहे हैं, तो हमारे पास बकाया 30,000 की कैपेसिटी है, तो उसके लिए हम एरियाज को डिवाइड करें ताकि लोग स्क्रीन हो जाए। सर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हो सकता है एक भी ना आए फिर, क्योंकि ये जब एक चीज कंट्रोल होती जाएगी, लोग जो है जितने भी टेस्ट होते जाएंगे, अगर उसके बाद आपने वो जितने भी मशकूक लोग हैं या इन्फेक्टेड लोग हैं उनको अगर आपने टेस्ट कर दिया, चेक कर दिया, तो इस वक्त तो आएगा ना कि जब आपके पास खत्म हो जाएंगे। तो ये कहना कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, कैपेसिटी का मसला नहीं है भाई, कैपेसिटी तो बढ़ा ली है। अब आप दूसरी तरफ देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये कैपेसिटी आपकी रहेगी लेकिन लोग आने कम हो जाएंगे, और यही हो रहा है। फिर देखिए हमारी सूरत हाल क्यों बेहतर है, हम जो दूसरों से कहते हैं वो ये है कि हमारी शरह अमवात बहुत कम है। जितने इन्फेक्टेड है उसके लिहाज से अगर आप ईरान में देखिए तो शरह अमवात बहुत ज्यादा थी। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अल्लाह के फजलो करम से आपके यहाँ अमवात बहुत कम हुई हैं, लोग रिकवर ज्यादा कर गए हैं।
या अगर किसी को इन्फेक्शन थी तो माइल्ड इन्फेक्शन थी, वो घर में भी रह के लेकिन सर ये भी तो हुआ है। खदशा है ना इस मुल्क के अंदर, क्या ये हमें यकीन है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही नंबर जो दे रही है, जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, सिर्फ यही लोग हैं जो सिर्फ कोरोना से जिनकी जान गई है? तो बेयकीनी की वजह क्या है? कोई क्यों किस वजह से आप यकीन ना करें? कोई हम बात ऐसी हो रही है जो आपको रिपोर्टेड नहीं है? कहीं से इत्तला आई कि फलां लोग मर गए लेकिन किसी को पता ही नहीं चला ये तो कोरोना था। बिल्कुल सही। गरीदा साहब इस पे कमेंट कर दीजिए। गॉट द पॉइंट जनरल साहब। आज बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इसके सारे फिगर्स वगैरह वर्कआउट हो रहे हैं, बहुत कंट्रोल। गरीदा साहब, वी आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फिगर्स एंड स्टैट, और जनरल साहब कह रहे हैं वी हैव कैपेसिटी, और ये बात तो अथॉरिटीज भी कर रही हैं। गरीदा साहब, कैपेसिटी भी है, ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट है। हाँ, वेलफेयर के मामले में काफी कमी है, हम बहुत जगहों पे नहीं सर वेलफेयर पे आ रहा हूं मैं तो गरीदा साहब से इस पे रिस्पांस ले लूं जल्दी से। जी गरीदा साहब। जनरल अमजद शुएब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो 40,000 तक की है, लेकिन कैपेसिटी अलोन काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मेरी एक बाल्टी है जिसमें 2 लीटर या 5 लीटर पानी आना है, लेकिन आपके नल में पानी ही नहीं आ रहा, तो आप उस बाल्टी का क्या करेंगे? अब जनरल साहब ने जो सवाल उठाया है वो ये सवाल उठाया है कि जी लोग नहीं आ रहे। जनरल साहब, लोग कभी भी नहीं आते। आप चाइना का मॉडल देख लें, आप जर्मनी का मॉडल देख लें, आप इटली का मॉडल देख लें, लोग अस्पतालों में नहीं आएंगे। ये हुकूमत का, ये इंतजामिया का काम होता है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, उनको मजबूर करें कि वो खुद अस्पतालों की तरफ आए। नंबर 2, आपको यहाँ पर मोबाइल वैन्स इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने इस सिलसिले में ड्रोन सिस्टम का जो है इस्तेमाल किया है, और खासतौर पर उन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, एआई को, और उसमें उन्होंने लोकेट किया कि कहां कहां पर आपके सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के केसेस हो सकते हैं। तकरीबन वही की वही टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमें कहा गया, जो पिछले दिनों खबर आई कि एजेंसीज के ताउन से लोकेट एंड ट्रेस किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अब जो आपको ट्रेस हो जाएगा तो आप उस जगह पे रहने वाले लोगों को पाबंद करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोग अज खुद आपके पास अस्पतालों में आएंगे और आप अस्पताल में या अपने दफातर में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि लोग हमारे पास नहीं आ रहे। जनरल साहब, लोग तभी आएंगे जब हुकूमत उन्हें पाबंद करेगी, जब हुकूमत उन्हें खींच के अस्पतालों तक या उन्हें टेस्टिंग सेंटर्स तक लेके आएगी। और खासतौर पे हमारा वो मॉडल, हम अपने विलेजेस में, अपने देहातों में वो मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं जो चाइना ने अपने विलेजेस में या अपने फार फ्लंग एरियाज में या ऐसी जगहों पर कि जो रिमोट एरियाज थे, वहां पे चाइना ने मोबाइल डिस्पेंसरीज या मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज कायम कर दी। तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अभी तक तो कोई स्ट्रैटेजी ही नजर नहीं आती। ये वही बात है जो कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, पंजाब की वजीर सेहत ने, उन्होंने भी कहा कि जी हम सड़क पे पकड़ पकड़ के तो लोगों को नहीं टेस्ट करेंगे। भाई, आपका काम सड़क पे पकड़ पकड़ के नहीं, आपके काम लोगों के वैसे घर बिल्कुल सही है जनरल साहब, स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी सर, प्लान नहीं जा है। रहा है ना। अभी आपने आईएसआई को भी ये टास्क दिया है, लोगों को ट्रेस करने का काम किया जा रहा है, ढूंढे जा रहे हैं। अब ये घर में एक एक का जाके दरवाजा तो नहीं खटखटाया जाएगा ना। तो जो काम किया जा रहा है बेहतर उसको बनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम घर घर जाके खतरे पिलाती हैं, तो हमें भी घर घर जाके इस तरह से, घर घर जाके मतलब ये नहीं कि आप लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दें। घर घर जाने का मतलब ये है कि आपको पता है, आपके पास एक पूरा डेटा मौजूद है आपकी आबादी का, आपके पास एक पूरा डेटा मौजूद है अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, और उनके पास मतलब हर थाने के एसएचओ को मालूम होगा कि उसके इलाके में कितनी आबादी है, कौन कौन रहता है। इन रिसोर्सेज को खुदा के लिए इस्तेमाल में लाएं, लोगों को ट्रेस करें। जनरल साहब, गरीदा साहब की इस बात को तो मैं इंडोर्स करता हूं, ये कोई गौरी शाहीन या एटम बम तो नहीं है ना सर, लोगों के लिए है, उसका प्लान होना चाहिए कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, हम उसको एग्जीक्यूट करें। जी सर, मेरी बात सुनो जी। अजीब बात कर रहे हो। थानेदार को पता है कि उसके इलाके में 2000 लोग रहते हैं, तो उसको ये कैसे पता कि 2000 में से कौन सा जो इन्फेक्टेड है? ये ट्रेस करने का काम है, कर रहे हैं। आप वो बात कर रहे हैं कि भी अगर मुझे पता है यहाँ पे 6000 की आबादी है तो 6000 का मुझे पता होना चाहिए। बात कर रहे हैं। मेरा मकसद कहने का ये नहीं था कि थानेदार को पता होगा कि उसकी 2000 की आबादी में से कितने अफेक्टेड हैं। ये ट्रेसिंग तो गवर्नमेंट का काम है ना, लेकिन आप उन लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थाने के एसएचओ से आगाही ले सकते हैं कि इस इलाके। अच्छा, मुझे ब्रेक में जाना, मैं डॉक्टर रंधावा साहब की जानिब एक सवाल लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आज एक शख्स मिला जिसकी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उन्होंने कहा कि जी आपका इलाज तब होगा डायलिसिस जब आप कोरोना टेस्ट करवा लेंगे।
तो 24 तारीख को उन्होंने टेस्ट सैंपल लिया बेनजीर हॉस्पिटल जो है मरी रोड पे आपके पास ही, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ सका। तो ये कितना टाइम लगता है सर, रिजल्ट कब तक आता है? दूसरा, जब टेस्ट ले लिया जाता है तो उनको कोई रसीद नहीं दी जा रही कि ये आप रसीद ले लें, इस पेशेंट का ये नाम है, ये सैंपल नंबर है, इस दिन आके आप जो है वो ले लीजिएगा। हम डॉक्टर्स का बहुत एहतराम करते हैं, बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मसाइल लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं सर हॉस्पिटल्स के अंदर। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि जी हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ये हमारी इस्लाह के लिए जरूरी है, इसमें तो कोई बुराई नहीं जी। लेकिन क्रिटिकल जो क्रिटिक्स हैं उनका अगर तो ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूवमेंट, वी वेलकम इट। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो देन आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी जो आपने पर्टिकुलर केस का रेफरेंस दिया है, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल हमारा ओपीडी है कोरोना के लिए, और वहाँ पे टेस्ट लिया गया होगा। पहले बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल से टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जाते थे, वहाँ पे यकीनन ओवरलोड था। काफी कोई हफ्ता 10 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं कि एक लैब जो है होली फैमिली हॉस्पिटल में भी बना दी गई है कोरोना के लिए। तो तकरीबन 12 से 24 घंटे के दौरान रिजल्ट आ जाते हैं। हमारे टेस्ट भी होली फैमिली हॉस्पिटल में ही होते हैं यूरोलॉजी के लिए, जहाँ सबसे लेकिन सर डॉक्टर साहब यहाँ 6 दिन हो गए ना सर, ये एक केस है और इस तरह के पता नहीं कितने ही केस होंगे पूरे पाकिस्तान में सर। टेस्ट कराया, रिपोर्ट नहीं आ रही। जो इस पर्टिकुलर केस के मतलब मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे डिटेल बताई जाए। ये ज्यादा केस ऐसे हो ही नहीं सकते। आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं सिस्टम में बैठा हूँ, मुझे हर चीज का पता है। किसी एक केस में थोड़ी बहुत कोई ना कोई टेक्निकल रीजन होगी। आई गारंटी यू कि होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल और RIUT, इन तीनों हॉस्पिटल का आपस में इतना ले जाना। दूसरी लैब अभी अगले चंद दिन के बाद बेनजीर भुट्टो में अपनी शुरू हो रही है। बिल्कुल सही सर, गॉट द पॉइंट। जनरल अमजद शोएब साहब का नुकता ये था कि हमारे पास कैपेसिटी है लेकिन लोग कम आ रहे हैं। गरीदा साहबा कह रही थी कि अगर कैपेसिटी है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किया जाए। आपकी मेडिकल राय क्या है सर इस पे, जल्दी से? देखो जी, उसमें मैं थोड़ा सा बड़ा बाइज्जत तरीके से इख्तलाफ करूंगा कि हमें एक्टिव सैंपलिंग पे जाना चाहिए। थोड़ी सी अवेयरनेस पहले से बढ़ भी गई है कि ऐसे केसेस भी आने शुरू हो गया जहाँ पे कोई बंदे ने अपना खुद ही टेस्ट करा के पॉजिटिव लेके तुम्हारे पास आ गया जी मुझे दाखिल कर ले। ये अवेयरनेस बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, रैंडम सैंपलिंग भी करनी चाहिए। जिस एरिया में से केस आ रहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल दुनिया में मौजूद हैं कि 4 घर छोड़ के 6 घर छोड़ के घर के सैंपल ले लें। तो हमें ये स्मार्ट सैंपलिंग की तरफ भी जाना चाहिए। जितनी जल्दी अर्ली डिटेक्शन होगी उतनी ही जल्दी हमारी ट्रांसमिशन ब्लॉक होगी। तो उसमें हमें जस्ट लोगों को भी ही नहीं बैठे नहीं रहना चाहिए। अभी तक जो सिस्टम चल रहा है वो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि किसी मरीज को सिम्टम्स आती हैं तो वो जनरल साहब मैं चाहूंगा, मुझे ब्रेक में जाना था लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे रिस्पॉन्स लेने उसको वाइंड अप करना है मुझे। डॉक्टर साहब ने एक राय दे दी है कि रैंडम सैंपलिंग पॉसिबल है और दुनिया में ये प्रैक्टिस हो रही है। गरीदा साहबा ने भी हवाला दिया चाइना को लेके, तो इट इज पॉसिबल सर? ये कोई मुश्किल काम नहीं है जनरल साहब? नहीं, बिल्कुल। अगर वो रैंडम सैंपलिंग करनी है, ये कोई और तरीका आपने इख्तियार करना है तो वो तो कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टेस्ट कम आ रहे हैं, आपकी लेबोरेटरी फारिग बैठी हुई है, तो आप बिल्कुल एडिशनल काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बेसिक तरीका यही है कि जहां पे कहीं अभी जैसे ARY के ऑफिस में एक आदमी डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने बाकी पकड़ के 70 लोगों के सबके टेस्ट कर दिए। ये तरीका है कि जहां कहीं आप समझते हैं कि एक आदमी सर, यही हम कह रहे हैं ना, ऐसा प्लान गवर्नमेंट के पास होना चाहिए था ना सर। गरीदा भी यही कह रही थी, मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन नहीं है गवर्नमेंट के पास। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर रही है, ये एक तरीका नहीं है। अभी ISI को टास्क दिया कि नहीं, ट्रेस करने का काम शुरू किया, पिछले 2 दिन से ये शुरू है। तो ये कहना कि गवर्नमेंट भी सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ये नहीं है। 12 इंप्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश होती है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं डॉक्टर साहब सिस्टम का हिस्सा है, ये क्यों नहीं करते? करें टेस्ट। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंधावा साहब आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहा हूं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। गरीदा फारूकी साहब और जनरल अमजद शोएब साहब, हम रोज़ बाहर जाते हैं मार्केट का विजिट करने ताकि घर के लिए सौदा सल्फ ला सकें। मेरे पास कुछ कीमतें हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली हैं और ये तकरीबन आधी गलत हैं। मतलब इनके बकौल इन्होंने ये चीज़ें इस हिसाब से ख़रीदी हैं। इनके बकौल तरबूज 80 रुपये किलो बिक रहा है, हालांकि ये 120 रुपये किलो है।
लेमन इनके बकौल 450 रुपए किलो है, ये शायद ठीक है, मैंने भी इतने रुपए किलो लिया है। खजूर 400 रुपए किलो लेके आए, मैं 500 रुपए किलो लेके आया हूँ। सेब 200 रुपए किलो ये लेके आए, मैं 300 रुपए किलो लेके आया हूँ। केला 180 रुपए दर्जन बता रहे हैं और मुझे 250 रुपए दर्जन मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी ये कहते हैं 100 रुपए किलो है, लेकिन एक्चुअली 2 से 250 रुपए किलो मिल रही है। दूध के रेट भी सर 90 रुपए से 120 रुपए किलो तक हो गए। ये वो चीजें हैं सर जो मामूल की चीजें होती थी और महंगी होना शुरू हो गई हैं, महंगी हो चुकी हैं। 24 अप्रैल को इनके रेट कुछ और थे, 25 अप्रैल को जब पहला रोजा था कुछ और रेट हो गए। चीनी आज भी मार्केट में 90 से 92 रुपए पर केजी मिल रही है सर। तो चीजें महंगी हो गई हैं, गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। मैं समझ सकता हूं कि कोरोना की बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है, लेकिन क्या खरीदा ये एक अहम मौजू नहीं था जिस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था, खासतौर पर रमजान के महीने में? बिल्कुल करना चाहिए था। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आपको याद है कि दिसंबर से ही उन्होंने इस पर काम वगैरह शुरू कर दिया था। बल्कि इस जनवरी में जब उन्होंने सब्सिडी का, जनवरी या फरवरी थी जब सब्सिडी उन्होंने ऐलान किया था, जनवरी था, क्योंकि फेब में तो पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस जो है वो रिपोर्ट हो गया था। तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडी वगैरह भी अनाउंस कर दी थी। ये तो आप ओपन मार्केट का, जनरल मार्केट का रेट बता रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में भी 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए प्राइसेस बढ़ गई हैं। 20 किलो आटे का थैला जो कि 800 रुपए का दिया गया था जनवरी या फरवरी में, जब भी सब्सिडी 50 अरब की अनाउंस हुई थी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, उस वक्त 800 का थैला अब रमजान में जो है वो 810 का, 815 का मिल रहा है। तो ये हाल तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स का है जहां पर हुकूमत ने सब्सिडी दे रखी है। तो ओपन मार्केट का तो कोई हाल नहीं, बहुत बुरा हाल है। बहुत सी चीजों की प्राइसेस आपने बता दी। प्याज जो है, आलू जो है, जो कि 30 रुपए 40 रुपए मिलते थे, वो 70-80 रुपए तक मिलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत का इस वक्त कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट का ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। इस वक्त एक अजीब जो कहते हैं ना कि हमें कंफ्यूजन की सूरत हाल नजर आ रही है। ना कोरोना की कोई स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रही है, ना लॉकडाउन की कोई स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रही है, ना रमजान में महंगाई से निपटने की कोई सूरत हाल, कोई स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रही है। इस वक्त बिल्कुल पूरी की पूरी आवाम जो है, पूरे का पूरा मुल्क जो है वो खुदा के रहमो करम पे चल रहा है। हम मुसलसल, हमारी जो इंतजामिया है, हमारी जो हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल हो फेडरल हो, वो इस वक्त अंधेरे में तीर चला रही हैं, सिर्फ टामक टोइयां मार रही हैं। उनके पास कोई वाज़े क्लियर कट प्लान नहीं है। रमजान में हमेशा यही होता है, कोई पहली दफा आज क्या ये पॉसिबल है? मैं आपकी बात कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, ये जो महंगाई बहुत बढ़ी है यकदम, इसकी वजह लॉकडाउन भी हो सकता है? मतलब कुछ लोग ये भी, दुकानदार से पूछो। अगर आप मुझे अदनान बात मुकम्मल करने देते कि रमजान में महंगाई ये कोई पहली दफा नहीं है, हर रमजान में ऐसा ही होता है। आपने तो इस रमजान की प्राइसेस निकलवाई है ना, आइंदा आप जब भी प्रोग्राम करेंगे तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिएगा कि पिछले साल के रमजान या पिछले 5 साल के रमजान और इस रमजान में आपको बहुत सी सिमिलरिटीज नजर आएंगी। बट द पॉइंट इज कि इस दफा लॉकडाउन है, इस दफा कोरोना की सूरत हाल है। इस दफा तो कम से कम ताजिर हजरात को या उन तमाम दुकानदारों को या उन जखीरा अंदोजों को या उन मुनाफेखोरों को शर्म कर लेनी चाहिए थी, कुछ हया कर लेनी चाहिए थी कि इस वक्त खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश का शिकार है पूरी दुनिया और पूरी पाकिस्तानी कौम। इस दफा तो कम से कम अपनी जखीरा अंदोजी या मुनाफाखोरी से बाज आ जाए। लेकिन नहीं, मुझे कहने दीजिए अदनान कि हमने मस्जिदें भी आबाद रखनी है कोरोना में, और हमने अवाम का गला भी घोंटना है उन पर कीमतें बढ़ा के, उन पर महंगाई का तूफान करके। वो ताजिर हजरात, मैं तमाम ताजिरों की बात नहीं कर रही, बट वो तमाम ताजिर हजरात, हम देखते हैं, हम मार्केट्स में जाते हैं, हम बाजारों में जाते हैं, माशाल्लाह हमारी ताजिर बरादरी बड़ी अल्लाह का खौफ रखने वाली है, बड़ी मस्जिदों को, लेकिन लोगों तक रिलीफ देना चाहिए था जो कि नहीं दे सके ना। इसमें अब एब्सोल्युटली 5 वक्त की नमाज पढ़ने जरूर जाएगा वो ताजिर, लेकिन 5 रुपए कम नहीं करेगा अपनी किसी प्रोडक्ट। जनरल साहब बिल्कुल सही। जनरल साहब, मैं अगर पिछले दौर की बात करता हूँ, गरीदा की बात बिल्कुल ठीक है, कंपैरिजन एक होना चाहिए था, लेकिन यही रेट्स होते थे। लेकिन एक सस्ता रमजान बाजार लगा करता था, उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग प्राइस कंट्रोल कर रहे होते थे, और जो लोग बाजार से बाहर मार्केट में चीजें बेचते थे, मैंने खुद देखा है, और ये मैं पिछली गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, वहां लोकल गवर्नमेंट्स के लोग, असिस्टेंट कमिश्नर बाहर मार्केट में रमजान में फिरा करते थे और रैंडम प्राइस चेक हुआ करता था सर। आज ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मसरूफ है गो कोरोना के मसले को लेके, लेकिन सर ये रोजमर्रा गरीब आवाम की जेब पर डाका डल रहा है सर। आवाम को रिलीफ चाहिए था रमजान में, लेकिन नहीं मिल सका। जनरल साहब, ये भी गवर्नमेंट की एक नाकामी ही सही है। बात ये है, गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट को जो सिस्टम वादा किया हुआ है, मजिस्ट्रेट हो या कोई भी जो जाके चेक करते हैं, उनको करना चाहिए। अगर नहीं करते तो मेरा ख्याल है वो कोताही है, कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा, जैसे भी गरीदा ने कहा, ये एक नेशनल कैरेक्टर का मसला है, ये और कोई बात नहीं है।
ये कैरेक्टर तबाह हो चुका है, जहां इंसान, जैसे फरीदा भी बता रही थी कि वो नमाजें भी पढ़ेगा, ज़कात की भी बात नहीं करेगा, नहीं सब जनरल कुछ साहब, होगा, लेकिन इसको मैं बड़ी माजरत के साथ, वो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला, शहर आफाक जुमला, को शर्म होती है, को हया होती है, वो नहीं है हम में सर। अब वो छोड़ दीजिए, मेरी बात लेक्चर तो देते रहे मुकम्मल नहीं होने होगा दो। सर। जो मैं सिस्टम बात एग्जिस्ट करता था, उस सिस्टम को तो कम मैं से कम बात- होना चाहिए था ना, ताकि चीनी बात 92 कर रुपए लूं की ना। बजाय 80 रुपए मिलती। अगर जी जी जनरल यार मैं साहब, बात तो कर लूं ना, तो बात तो सुन लो ना। जी, देखो जी। बात ये है, सिस्टम बाहर इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, वहां मुसलमानों के लिए खुद उन्होंने स्टोरों के बाहर लिख के लगा दिया कि जनाब ये सेल लगी हुई है आपके इन आइटम्स की जो कि रफ्तारी में इस्तेमाल होते हैं, फ्रूट है, खजूरें हैं, चीजें हैं, कीमतें आ गई हैं। कोई पूछने जाता है, वहां चेक करने जाता है उनको, वहां पे त्योहारों के ऊपर वैसे आदि कर देते हैं, अपने सेल लग जाती है उनकी क्रिसमस के ऊपर। यहाँ वो मौके हैं, ईद आएगी आपको ज्यादा लूटा जाएगा। आपके नोट के ऊपर लिखा होता है ना, रिज़्क़ हलाल एन इबादत है, यहाँ ये है कि लूट मार एन इबादत है। ये एक आदमी के ज़हन में यहाँ मौजूद है, ये नेशनल कैरेक्टर का मसला इसका मतलब ये हुआ कि जनरल अमजद शोएब साहब की राय ये है, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला है, इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे पॉलिसी बना के, स्ट्रेटजी बना के, वक्त ज़ाया ना करे, जैसे चलता है चलने दे। आप जो जी चाहे कर लें, ये लूटमार होगी इसी तरह। आप दो लोगों को पकड़ के सजा दे दे, आप कुछ कर, लेकिन जब कैरेक्टर इंसान का नहीं बदलता तो वो कहीं ना कहीं शहर में वो लूटमार हो रही होगी। अगर एक जगह पे छापे पड़ गए तो वो दुकान बंद हो जाएगी, या वहां पे वो चीज सस्ती उस दिन कर देगा, या आपको ये बहाना कर देगा जी पीछे से माल महंगा आ रहा है, आप क्या कर लेंगे उससे। मसला सबसे बड़ा ये है कि जब एक पूरे कौमी सतह पे ही एक इन्हतात आ जाए आपके कैरेक्टर में, और पूरे मुल्क में ये चीज, ये किसी एक शहर का, ये एक जगह का मसला नहीं है कि फला जगह बड़े गंदे किरदार के लोग हैं जनाब, वो उस गवाल मंडी के इलाके में महंगा बेच रहे हैं। ये तो कराची से लेके खैबर तक यही लूटमार है भाई, तो आप कर क्या लेंगे इसका। बिल्कुल ये सही। एक चीज जो आपके दीन के एतबार से, आपको दीन आपका बताता है कि भाई इस तरह की नाजायज मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। आप साथ साथ गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है पढ़ें। जनरल साहब, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट इस मामले में नीट एंड क्लीन, आप ये कह रहे हैं। मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि मैंने हर दौर में देखा है, हुकूमतें अगर मुखलिसाना कोशिश भी करती हैं तो नाकाम रहती हैं। उसकी वजह यह है कि मुनाफाखोरी का काम ये सिर्फ मार्केट में हम देख रहे हैं, ये शुरू हो गया होता है मंडी से पीछे से कहीं से। जी, नतीजा ये कि यहाँ वाला दुकानदार आपको अगर ये कह देता है कि जनाब मैं पीछे से 10 रुपए की लेके आया हूँ, अगर मैं 11 की बेच रहा हूँ तो पहले 5 की मिलती थी, मैं क्या करूँगा, मुझे 10 की मिली है। मसला सारा जो है वो कहीं ना कहीं और जगह से चलता है, और ये आपके एक नेशनल कैरेक्टर का, मेरे तो अपनी कम से कम जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि इसको कोई भी हुकूमत आज दिन तक कंट्रोल कर सकी या इसको खत्म कर सकी। हम हर रमजान में रोते धोते रहे, हर रमजान में लुटे, उसके बाद फिर वही मामला शुरू हुए जब बाद में, और यही आपकी बड़ी ईद आएगी, आप देखें कि ईद कुर्बान के ऊपर जो बकरों का और चीजों का, इनकी कीमतों का हाल होगा, कोई जो आज को पूछता नहीं है। बिल्कुल ये सही। मुसीबत ऐसी है कि इस मुल्क में इतना किरदार का सर इन्हसास लोग हुआ है। याद करते हैं वो सस्ता रमजान बाजार को। जनरल साहब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आज भी हाँ, वो बात ठीक है, वो आम हालात में होता, लेकिन आजकल के हालात में कोरोना की वजह से शायद ये इज्तिमाबाद, जो जुमा बाजार और ये वो चीजें ये खत्म कर दी गई हैं। बिल्कुल सही, उससे लाजमन एक नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ फिर भी रियायत मिल जाती। बिल्कुल सही। लेकिन वो अब इस्तेमाल नहीं होने गरीदा फारूकी साहब, हर चीज की महंगाई जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से जुड़ी होती है। जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो मार्केट में सब्जियों के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। आप जाते हैं मार्केट में चीजें खरीदने तो आप पूछते हैं यार कल तो ये 10 रुपए थी, आज 12 क्यों हो गई, तो वो कहती पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में पिछले 40 दिन से कम हैं, वो रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिल रहा। एक तो इस पे कमेंट कर दीजिए। दूसरा, वजह क्या है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे रिलीफ देने में गवर्नमेंट बहुत हिचकिचा रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पिछले 40 दिन से नहीं, कम से कम 2 महीने के करीब हो गए हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल, क्योंकि पाकिस्तान खरीदता है ब्रेंट क्रूड ऑयल, हम अमेरिकन ऑयल नहीं खरीदते हैं। अमेरिकन ऑयल जो है वो नेगेटिव्स में गया था, जिसका इम्पैक्ट उन तमाम ममालिक पे, उस तमाम इंडस्ट्री पे पड़ा है जो कि अमेरिकन ऑयल इस्तेमाल करते थे। उसमें भी ज़ाहिर है सऊदी अरब का और रशिया का जो एक किरदार है वो खैर एक अलग कहानी है। बट मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि हम ब्रेंट क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और ये कम से कम पिछले 2 महीने से मुसलसल एक अनप्रेसिडेंटेड इसकी प्राइस में गिरावट जो है वो देखने में आ रही है। अब गवर्नमेंट से जब भी सवाल किया जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास जो ऑलरेडी ऑयल स्टोर्ड है
वो हमने चूंकि पुराने निर्खों पे खरीदा हुआ था और उसकी सप्लाई जो है आगे फिक्स हो चुकी है, तो निर्ख वगैरह पहले ही फिक्स हो चुके हैं, तो वो तो उसी पर मिलेगा। अब जो रिसेंट ड्रॉप आया है प्राइसेस में, उसी के अकॉर्डिंगली आप देखें कि कल शायद वजारत पेट्रोलियम ने और ओगरा ने जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 20 रुपए ऑयल प्राइसेस में और 44 टोटल तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में जो है वो रिड्यूस की जाए। तो उम्मीद है देखने में आएगा कि कम से कम अगले 1-2 महीनों में मजीद पेट्रोल के हवाले से अभी तो एक ये रिलीफ मिलेगा जो कि 20 रुपए का सजेस्ट किया है ओगरा ने। 20 रुपए का पेट्रोल है, 20 रुपए 68 पैसे का, और लाइट डीजल है 24 रुपए 57 पैसे का सिफारिश जो की गई, और मट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे। वही मैं कह रही हूँ ना कि टोटल 44 रुपीज की इस वक्त जो है तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इस वक्त सजेस्ट किया गया है कि डिक्रीज किया जाए। तो ये इमीडिएट रिलीफ तो देखने में आएगा। और उसके अलावा भी आपको पता है कि लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ पैकेजेस गवर्नमेंट जो है वो लेके आ रही है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लेके आ रही है। अब अगला जो है महीना वो मई जून का वो बजट का महीना आ जाएगा, उसमें लोग रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब रिलीफ भी ऐसे वक्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बिल्कुल शटडाउन मोड में चल रही हैं, कुछ तो खुली हैं, जैसे इस वक्त पार्शियल लॉकडाउन है, कुछ इंडस्ट्रीज तो खुली हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो एड पैकेज मिला है, तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए तवक्को की जा सकती है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करे। बिल्कुल सही। अब रिलीफ मिल रहा है या नहीं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गरीदा, श्रिंक कर गई। अब तेल की बात आप कर रहे थे, तेल के ऊपर आप देखिए असूलन तो जिस दिन तेल की कीमत गवर्नमेंट बढ़ाती है, यहाँ से अनाउंस करते हैं, पेट्रोल पंप पे तो पहले का पड़ा होता है तेल, लेकिन वो उसी दिन से कीमत बढ़ा देता है। वो तो हालांकि उसको तो उससे पहले की डिलीवरी मिली हुई है और यहाँ पे सब चीजें वो इसी तरह चलती हैं। अब कम भी उसी तरह होना चाहिए कि बेशक आपने पहले के खरीद का रखा है, लेकिन अगर आप कीमत कम कर रहे हैं तो फिर उसी दिन कम हो जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि एक तो मूवमेंट कम होने की वजह से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बड़ा कम हो गया। ये ठीक है कि आपका इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, लेकिन जितना यहाँ पे बिकता है उसके ऊपर आधा परसेंट तो आधे से ज्यादा कीमत तो उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो वसूली पाते हैं। जब तेल का इस्तेमाल खत्म हो गया, ये कम हो गया, तो टैक्सेस भी आपको आमदन आनी कम हो गई। आपको बाहर से जितने भी ये बिजनेसमैन वगैरह लॉकडाउन की वजह से ये भी कोई भी टैक्स नहीं देगा, कुछ नहीं, जो आमदन आपको नहीं, रेमिटेंसेस आपकी बाहर से लोग जो बेकार होके वापस आ रहे हैं, रेमिटेंसेस आपकी खत्म हो गई, आमदन के जरिए आपके खत्म होते जा रहे हैं, तो वेलफेयर आपने करना है। अब 12,000 रुपया भी देने का काम कब तक ये करते रहेंगे? जो लोग बाहर से अभी दुबई से और इधर उधर से आए हैं वो बेकार आगे, उनको कोई काम नहीं मिलेगा, ये लाखों के हिसाब से लोग यहाँ बैठ जाएंगे अगले 2-4 महीनों के अंदर, तो उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी कुछ आपने करना होगा। लेकिन ये चीज जो है ये आप देखेंगे बहुत बड़ा एक मसला खड़ा होगा। सर यही बात तो गरीदा साहब और मैं बार बार कर रहे थे कि स्ट्रेटेजी तो किसी मामले में भी नहीं है ना गवर्नमेंट की, वो तो वक्ती हाल है कि 12,000 रुपए। बात ये है जो ये सानिया निश्तर ने जो सिस्टम एहसास का चलाया है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। आप सोच नहीं सकते इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतना अच्छा सिस्टम इस खातून ने बनाया है कि यानी इंसान तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। बहुत सॉलिड सिस्टम है। लेकिन बनाया क्या है सर? वही बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला था, वो उठा के उसमें काम शुरू कर। ना ये वो पीपल्स पार्टी कहती है, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट वाली लूटमार नहीं है, ये वो नहीं है किस्सा। ये तो इलेक्ट्रॉनिकली जितना अच्छा कंट्रोल इसका है और जिस तरह लोगों को शिफ्ट किया है और जिस तरह एक्सट्रैक्शन की गई है लोगों की, ये बड़ा इसमें अर्करेजी की गई है। ये वो तरीकाकार नहीं है जो खुल्लम खुल्ला दुनिया को घरों में पैसे पहुंचाए जाते थे, वो किस्सा नहीं है ये। खैर ये बात तो प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, लेकिन जनरल साहब सवाल आपके वो पहले वाली बात बड़ी मेरे दिल को लगी है कि हम क्या आवाम को यही सबक दे रहे हैं कि घर बैठे रहना और 12,000 रुपए हम देते रहेंगे? स्ट्रेटेजी कहाँ है, प्लान कहाँ है? वो बात ये है कि आपकी तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी, आमदन कम होती जाएगी। असल इशू वहां पे है कि आप लेने को तो सब इकट्ठे होके आ जाएंगे, सबको जिन जिन लोगों को बेरोजगारी है वो पैसा मांगेंगे और उनको देने की जरूरत होगी। लेकिन आमदन जिस तरह श्रिंक हुई है इस लॉकडाउन की वजह से और जिस तरह तादाद बढ़ रही है बेरोजगारी की, वो आप पूरी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा मसला हुकूमत को आएगा और ये खतरनाक चीज है क्योंकि लोग भूख से तंग आके लूटमार शुरू कर सकते हैं। ये जो अभी कोरोना का खौफ इतना ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद ताजर इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, हमें दुकानें खोलने दें। तो ये एक वक्त आता है कि जब बीमारी अपनी जगह पे भूख के हाथों तंग आके आपकी
कोई बात नहीं सुनेंगे। वो बिल्कुल सही, परवाह गॉट नहीं द पॉइंट। करेंगे। जैसा मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम मेरे पास कम रह गया। गरीदा फारूकी साहबा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के पर अक्सर बात करते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान को लेके बड़ी क्रिटिकल रही है हमेशा से ही। इमरान खान साहब जब से वजीर आजम बने, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में होने वाले मुसलमानों के जो जुल्म है उन पर हमेशा चीज़ों को हाईलाइट किया। इमरान खान साहब की आप स्पीच भी देख लें तो शायद ये क्रेडिट तो कम अज़ कम इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही कि आरएसएस को दुनिया अब दहशतगर्द समझना शुरू हो गई है, तो इसका क्रेडिट तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मैं देता होता हूँ। तो आरएसएस के जो इकदाम कोरोना को लेकर भी बढ़े हैं, वो सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। आप क्या मुस्तकबिल देख रही हैं नरेंद्र मोदी का? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है? पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? ट्वीट तो कर रहे हैं इमरान खान साहब, फॉरेन ऑफिस भी इस पर बात कर रहा है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। और एक से बताइए कि जब पूरी दुनिया को एक मेडिकल वॉर का सामना है, वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 भी चंद ममालिक तक महदूद रही थी ना, चंद बड़े बड़े ममालिक तक, फिर बाकी छोटे गरीब ममालिक तक उसका इम्पैक्ट गया था। लेकिन ये तो एक ऐसी जंग है कि जिसने ना छोटे मुल्क का, ना बड़े मुल्क का, ना अमीर मुल्क का, ना गरीब मुल्क का, ना कम आबादी वाले मुल्क का, ना ज्यादा आबादी वाले मुल्क का, किसी गोरी कौम का, किसी काली, किसी का भी इसने तफरीक नहीं रखी है। लेकिन इतनी बड़ी आलमी मेडिकल वॉर के दौरान भी भारत की आप प्रेफरेंसेस देखें, प्रायोरिटीज देखें, भारत का जंगी जुनून देखें कि उसने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ रखी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भारत का जो एक माइंडसेट है, बल्कि भारतीय सरकार का जो एक माइंडसेट है, खासतौर पे जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, जब से बीजेपी में नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए हैं, तो पाकिस्तान को लेके जो उनका एक माइंडसेट है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, सिर्फ इसलिए कि उनके जहन में ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को जितने बड़े अजाब का सामना है। और आप इस खित्ते में देखें, साउथ एशिया, भारत की अरबों की आबादी है, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ी आबादी वाला मुल्क है। भारत ने अरबों की आबादी के साथ कई अरब वाले मुल्क ने दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क के साथ सरहदों पे जंग छेड़ रखी है। तो यहां से आप भारत की बिल्कुल सही। जनरल साहब आखिरी कमेंट कर दीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान की जानिब से होती है, 30 सेकंड। वजह क्या है कि बड़ा आजकल हालात कशीदा होते नजर आ रहे हैं सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे? वो आपको ये पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि जनाब उधर लॉन्चिंग पैड्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये वो झूठ है जिसको वो सच साबित करने के लिए वो दुनिया को कहते हैं हमने तो लॉन्चिंग पैड के ऊपर गोलाबारी की है। ये वो मकारी है जो कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को वो पाकिस्तान से छेड़ी हुई वो एक टेररिज्म की बात करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फॉरेन पॉलिसी का इशू है जिसपे हमें बहुत शद्दोमत, बहुत जोर से, शिद्दत के साथ हमें इस चीज को रिफ्यूट करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी। आज के प्रोग्राम यहीं तक नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।